संतरी जंगल में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके होठों के किनारे पर 2 बड़े और भयानक दांत थे। वो जंगल से बाहर कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि जब भी वह बाहर जाती और डायन डायन चिल्लाकर उस पर पत्थर फेंकते। संतरी को समझ नहीं आता था कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। उसके माँ बाप कौन हैं, वो जंगल में कैसे आई, उसे कुछ नहीं पता था। वो बस बचपन से जंगल के फल पत्तियां खाकर बड़ी हुई थी। संतरा उसे बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपना नाम खुद ही संतरी रख लिया था। उधर गांव में चमन नाम का एक लड़का अपनी नानी के घर आया हुआ था। नानी, मैं गांव के खेत और बागों में घूमने जा रहा हूँ। ढेर सारे आम तोड़ कर लाऊंगा। बेटा, जंगल की तरफ मत जाना। जंगल में बड़े बड़े दांतों वाली एक डायन रहती है। हाँ नानी, मुझे पता है। ये बात तो मुझे आप हर बार बताती हैं। चमन गांव में घूमने लगा। चमन को एक जंगली घोड़ा दिखाई दिया। वो घोड़े की सवारी करना चाहता था, इसलिए घोड़े की तरफ गया, लेकिन घोड़ा जाकर जंगल में घुस गया। चमन भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। जंगल में उस समय संतरी खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रही थी। चमन की नजर जैसे ही संतरी पर पड़ी, वो बुरी तरह डर गया और डायन डायन चिल्लाकर वापस जंगल से बाहर भागा। लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब चमन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक झोपड़ी में है और बराबर में वही बड़े बड़े दांतों वाली डायन बैठी है। बचाओ बचाओ, डायन डायन बचाओ! मुझे मत खाना प्लीज, मुझे मत खाना प्लीज। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं इस गांव में नया हूँ। चिल्लाना बंद करो। मैं इंसानों को नहीं खाती। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं तो इंसान हूँ और पड़ोस के गांव से आया हूँ, लेकिन तुम तो इंसान नहीं लग रही। मेरा नाम संतरी है। मेरे दांत बड़े हैं, लेकिन मुझसे डरने की तुम्हें क्या जरूरत? मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम पत्थर से टकराकर बेहोश हो गए थे। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और तुम्हारे सिर पर मरहम लगाया। संतरी का व्यवहार देखकर चमन का डर खत्म हो गया। लोग तुम्हारे बारे में जैसा सोचते हैं तुम वैसी नहीं हो, लेकिन लोग तुम्हें बड़े बड़े दांतों वाली भयानक डायन समझते हैं जो इंसानों को खा लेती है। मैं अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरे माँ बाप कौन हैं? मैं यहाँ जंगल कैसे पहुँची? क्या तुम मेरे बारे में कुछ पता लगा सकते हो? ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। चमन गांव में आया और डायन के बारे में पूछताछ की। काफी कोशिश करने पर उसे पता लग गया कि 16 साल पहले गांव में एक लड़की पैदा हुई थी, जिसके दांत राक्षसनी जैसे थे। जैसे जैसे लड़की बड़ी हो रही थी, उसके दांतों का साइज भी बढ़ता जा रहा था। गांव के लोगों ने लड़की के माँ बाप को समझाया कि उनकी लड़की एक डायन है जो बड़ी होकर नरभक्षी बनेगी, इसलिए उसे गांव के बाहर कर देना ही ठीक होगा। संतरी के माँ बाप उसे जंगल में छोड़ आए। संतरी को बहुत छोटे पर ही जंगल में छोड़ दिया गया था, इसलिए शायद उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं। चमन ने सारी बात जाकर संतरी को बता दी। तुम तो अब असलियत समझ चुके हो। मैं ना ही कोई डायन हूँ और ना ही कोई राक्षसनी, बस मेरे दांत बड़े हैं। मैं तुम्हारे दांत तोड़ने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद शायद तुम नॉर्मल हो जाओ। चमन ने संतरी के मुंह पर कई घूंसे मारे, लेकिन उसके दांत नहीं टूटे। अब बस करो, मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये दांत इस तरह टूटने वाले हैं। मैंने भी इन्हें पत्थर मार मार कर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे गांव लेकर चलो, गांव वालों से मेरा परिचय कराओ और इन्हें सब कुछ बताओ। संतरी के कहने पर चमन उसे गांव में ले गया। जब गांव वालों ने देखा कि
कि चमन अपने साथ डायन को ला रहा है तो पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग डर डर कर इधर उधर भागने लगे। भागो भागो, डायन आई, मुखिया जी बचाओ। उसी समय गांव में एक दूसरी आफत आ गई। गांव में एक भेड़िया घुस आया था। भेड़िए ने कई लोगों की भैंस बकरियां खा ली थी। गांव के लोग एक तरफ डायन तो दूसरी तरफ भेड़िए से बचने के लिए अपने मकान दरवाजे बंद करके अपनी छतों पर चढ़ गए और जो लोग बाहर थे वे पेड़ों पर चढ़ने लगे। चमन भी भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन संतरी सड़क पर ही खड़ी रही और भेड़िया ठीक उसके सामने आ गया। संतरी उस भेड़िए को जानती थी क्योंकि वह जंगल में ही बड़ी हुई थी, इसलिए उसका भेड़िए से कई बार पाला पड़ चुका था। भेड़िया जैसे ही संतरी की तरफ झपटा, संतरी ने उसके कान पकड़कर जोर से ऐंठ दिए। भेड़िया कुत्ते की तरह कुन-कुन करता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। गांव के लोग ये सब देखकर दंग रह गए। वे अपनी छतों और पेड़ों से उतरकर धीरे धीरे संतरी की तरफ बढ़े। उन्हें महसूस होने लगा कि संतरी से उन्हें कोई खतरा नहीं है। चमन गांव वालों से बोला, गांव वालों, इस लड़की से किसी को कोई खतरा नहीं है। इसने जंगल में मेरी जान बचाई थी और अभी हम सभी को भेड़ियों से बचाया। इसके बस दांत बड़े हैं। किसी की शारीरिक विकृति के आधार पर उसे डायन या राक्षसनी कहना ठीक नहीं। ये भी बाकी लड़कियों की तरह इंसान है। तब संतरी के माँ बाप भीड़ से निकल कर आए और रोने लगे। उन्हें इस बात पर बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को गांव वालों के कहने पर जंगल में छोड़ दिया था। संतरी अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुई और गांव के बाकी लोगों की तरह एक सामान्य जीवन बिताने लगी। काजू मंडी गांव एक हाईवे किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन सुशिक्षित और बेरोजगार था। उसके माता पिता तो थे नहीं, पर हाईवे किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने खर्चे उठाता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता था। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और काफी खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से मन नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना होगा। दूसरे दिन रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। आंटी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। ओए, आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियाँ मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ। तू कर पाएगा ये? भिखमंगा कहीं का, चल फुट यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। निराश रमन भी वहाँ से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो, ना मेरी माँ गलत है। मैं माँ का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़ी आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और अस्वस्थ रमन घर चला आया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी माँ। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का व्यापार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी
सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा, लेकिन घोर निराशा मिली। 100 फीट गहराई के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला और रमन हताश होकर रोने लगा। सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला? धूल, मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था, तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन शापित है, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडलू में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडलू रखा, कमंडलू गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। क्रोधित होकर ऋषि ने जमीन को शाप दिया कि ये बूंद बूंद को तरसेगी। पंडित की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलटी हो गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया तो कुएं में देखते ही देखते वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में पास हुआ है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पीछे देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक। किसानों से दूध खरीदकर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में पास हुआ। क्या हम हमारा दूध निकाल लें? बेशक निकालो, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया। कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में छोड़ने लगे। 2 मिनट के अंदर टैंकर फुल हो गया, लेकिन कुएं से एक बूंद दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया, फिर भी कुआं हिल नहीं रहा। चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाई रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर्स के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर्स दूध चाहिए। मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो 50 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और सारा गांव कुआं देखने आया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, आंटी, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ पर डे कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आ जाना, शादी की तारीख निकालनी है। ये सुनकर रूपा शर्माई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को साधु बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडलू के दूध के साथ मिलाप हुआ। अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इस प्रकार दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया।